Hi, there is only one happiness in this life to love and be loved. Today is 14th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया दांडी सॉल्ट मार्च के साथ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे हुआ था। 1923 में आया था ली कमीशन और दिस वाज अबाउट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। डायआर्की के लिए था मुद्दिमन कमेटी जो अपॉइंट हुआ था 1924 में। 1/11 शेयर होता था जमींदार का इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। आज के सवाल हैं, व्हाट डज द टर्म ग्रीन शूट्स रिप्रेजेंट इन एन इकोनॉमी? वन सेंटेंस में क्या होता है ग्रीन शूट्स? Global Financial Stability Report is prepared by which organization? Joint sitting of Parliament is summoned by whom? Joint sitting, इसका आर्टिकल भी बताइए। Global Livability Index is released annually by which organization? केवलादेव National Park is located in which state of the country? आज की वोकैबुलरी है डिमिनर। डिमिनर का मतलब होता है आचरण, आउटवर्ड बिहेवियर और बियरिंग, मैनर, एटीट्यूड, अपीयरेंस। प्रिकर्सर का मतलब होता है अग्रगामी, अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर ऑफ द सेम काइंड, फोर रनर। प्रेडिसेसर, एंटीसीडेंट। इपिटमी का मतलब होता है वो किसी चीज़ का प्रतीक है, अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। मैस्कराड मतलब छद्म वेश, अ फॉल्स शो और प्रिटेंस, डिसेप्शन। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स और एक्यूरेसी। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। ये आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आज 14th of February है। आंसर राइटिंग हम रिज्यूम करेंगे। ये आज के दो आंसर्स हैं। एंड दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर February 14th। रिगार्डिंग द कोर्स ये सारी बातें हमने कर ली है। कल बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अपन ने गूगल मीट सेशंस भी लिए 8 to 10 PM के बीच में। आज भी इफ़ यू वांट, दिस इज़ ऑन डिमांड, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज कि आपको दिस सेशन, यू वांट दिस सेशन, और क्विकली अपन इसको स्केड्यूल कर लेंगे बिटवीन 8 to 10 PM। ओके, देन वन मोर क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो, दिस इज़ रिगार्डिंग फी। See, fee is already just only 1111. I know the conditions and everything. This is the only reason fee को 1111 only रखा है. That makes around 300 something rupee per month. See, the amount of energy, resources और time जो इसमें लग रहा है उसके लिए ये फी रखना necessary हो गया था. This is the only reason. Okay. Regarding the payment, you can visit our website. This is the website. यहाँ इस कोर्स का ये फोटोग्राफ है और इस बटन पे आपको टैप करना है। टैप ऑन दिस बटन। जब आप इस बटन पे टैप करोगे तो ये पेज ओपन होता है। You just have to fill the details. This is the amount, your email, your phone number and then about me. When you will click on this contribute, तो एक रेजर पे का दिस ओपन होगा एंड यू कैन यूज़ एनी पेमेंट मेथड। आप भीम भी हो सकता है, गूगल पे, पेटीएम, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, वॉट एवर यू वॉन्ट। यू जस्ट हैव टू डू दिस। मेरे पास आपका ईमेल आ जाएगा और इमीडिएटली मैं आपको टेस्ट मेल और जो फॉर्म है वो आपके ईमेल आईडी पे शेयर कर दूंगा। ओके, और रिगार्डिंग जो आंसर्स है तो 10th और 11th का आज हम ट्राई करेंगे। आंसर राइटिंग में बस एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, PDF कंपाइलेशन। इसमें लाइक 1.5 आवर लग रहा है कंपाइलेशन का, तो इसका कुछ सॉल्यूशन अपन निकालते हैं। ओके, सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर, Monday, February 14th, 2022। यूनियन गवर्नमेंट रेडीज फॉर LIC लिस्टिंग। यहाँ पे बात है NGO, दिस ऑक्सफॉर्म, फ्रेंच हेरिटेज। विल टॉक अबाउट स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन दिस इज़ अबाउट चिल्ड्रन, रेलवेज, एजुकेशन प्लस का बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। देन वी विल टॉक अबाउट पीस एंड हारमनी स्कूल्स में होना चाहिए। दीज टू आर एडिटोरियल क्वाड पे है और फॉल्टरिंग रिकवरी। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे, इंडिया का सेमीकंडक्टर ड्रीम।
Center readies for LIC listing. Center extends police modernization. This is important. Then we will talk about this birds watch, Hong Kong का proposal, Sri Lanka का crisis, North Korea, Germany, Russia, Ukraine, Nepal. Then we'll talk about some sports news और text and context में आज बड़ा अच्छा आर्टिकल्स आए हैं ड्रोन्स पे. ये मेटा है, फेसबुक मेटा, दिस पॉलिसी एंटी डॉक्सिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आज हम पढ़ेंगे. IAS का इंटरव्यू में एक्चुअली अप्रोच क्या होना चाहिए. विल टॉक अबाउट दिस. आई विल शेयर माई इनसाइट्स एज वेल. Then be the life of the party, English. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. अब because time अपन 35 to 40 minute का try करते हैं और हमको डिस्कशन में ऐसा नहीं करना है कि हमने बस 2 या 3 आर्टिकल पढ़ लिए, उसी को बहुत डेप्थ में कर लिया, बाकी कवर नहीं किया. नो, न्यूज़पेपर का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो ये होता है रेंज होनी चाहिए और एक सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ होना चाहिए. और इसमें स्पून फीडिंग भी नहीं होता है. इट शुड बी लाइक एन एक्सरसाइज कि आप भी उसको फिर थोड़ा इनपुट डाल के यू रेफर इट अगेन और उससे वो चीज़ क्या होगी, कंसोलिडेट होगी. सो एक तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी प्लस दिस रेंज एंड डेप्थ, इससे बहुत आइडियाज़ आते हैं. न्यूज़पेपर पढ़ने से आइडियाज़ आते हैं. तो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. और जिस फॉर्मेट में अपन देख रहे हैं ना, इतने सारे अपन ने ट्राई किए, दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल जो हमारी एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट को केटर करता है. ओके, सो दिस इज़ द हिंदू. अब जो फर्स्ट न्यूज़ है वो अबाउट IPL का है. IPL ऑक्शंस. ये है इंडिया नॉन कमिटल है टू फंडिंग कर्ब्स ऑन यूनाइटेड किंगडम का NGO. रिमेंबर लास्ट मंथ हमने NGO पे आंसर राइटिंग किया, फिर हमने FCRA पे आंसर राइटिंग किया. प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि NGO, हमने व्यू पॉइंट क्या डेवलप किया था, NGOs इम्पॉर्टेंट है, NGO बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज़ अगर NGO एज अ टूल यूज़ हो रहा है टू डीएस्टेबलाइज द कंट्री या फिर इंटरनल सिक्योरिटी या फिर कोई प्रोपोगेंडा रन करने के लिए, तो यहाँ जो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी है उसको चेक करना ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट FCRA रूल और NGO के रिन्यूअल लाइसेंस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई थी कि इन NGO को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है फॉरेन फंडिंग के थ्रू इंडिया में डीएस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे NGOs के अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी तो लाइसेंसेस रिन्यू नहीं किए. ये पूरी बात थी. अब यूनाइटेड किंगडम का NGO है ऑक्सफॉर्म. तो UK भी प्रेशर डाल रहा है, इसको लॉबिंग करना भी बोलते हैं. लॉबिंग भी होती है, प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं कि इन जो FCRA और NGO रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें गवर्नमेंट थोड़ा लीनियंट हो. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स रेज इशू एट मीटिंग ऑफ होम सेक्रेटरीज. UK ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया फॉरेन फंडिंग रिस्ट्रिक्शंस जो ऑक्सफॉर्म पे है और दूसरे ब्रिटिश NGO में इंडिया के साथ रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे लीनियंसी दिखाने का. ये एक्ट होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. वेबसाइट में जाइएगा, FCRA टाइप इन सर्च बॉक्स, आपको बहुत अच्छे आंसर्स वहाँ पे मिलेंगे. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. तो ये इशू UK ऑफिशियल्स ने बताया, गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया है. गवर्नमेंट ने भी ये बताया कि हम कोई ऐसा आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जहाँ इरेगुलरिटी है बस वहीं हमने एक्शन लिया है. सब्सिक्वेंटली इसको रीस्टोर कर देंगे विद ओवर द टाइम जब सारी रेगुलरिटी हो जाएगी. दिस ऑक्सफॉर्म जो है, ऑक्सफॉर्म एक रिपोर्ट भी लेके आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें इनइक्वालिटी के बारे में बताया जाता है. ऑक्सफॉर्म. ओके, सो दिस इज दिस न्यूज़. अब जो नेक्स्ट है वो है चंदर नागौर्स फ्रेंच हेरिटेज अवेट्स फेसलिफ्ट. अब जैसे ब्रिटिशर्स हुए, पोर्तुगीज हुए, फ्रेंच हुए, डच हुए, ये सब क्या थे, ये सब थे यूरोपियन कॉलोनीज. ये इंडिया में आए और इनका प्राइमरी जो मकसद था वो यही था, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इंडिया को कॉलोनी बना के इंडिया के रिसोर्सेज को ड्रेन करना. तो ऑल्दो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे स्मार्टेस्ट निकले, बट फ्रेंच भी एक टाइम पे इंडिया में अच्छी खासी प्रेजेंस रखते थे. तो रजिस्ट्री बिल्डिंग है 1875 का. दिस इज़ फ्रेंच आर्किटेक्चर, वेस्ट बंगाल का चंदर नागौर. तो अब इस हेरिटेज आर्किटेक्चर को रिवाइव करने की बात है. तो दिस इज़ ओवर देयर. चंदर नागौर जो था ये फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट था. ये क्या थे, व्यापारी थे. फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली था. फ्रेंच ने 1696 को यहाँ पे बनाया था. बहुत सारी बिल्डिंग्स भी है, तो इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है. इंडो फ्रेंच हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, तो इसको रिन्यूअल करने की बात है.
दिस इज फ्रेंच. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. अब जो नेक्स्ट है, स्कूल्स फॉर जूनियर क्लासेस टू ओपन टुडे, एक्सीलेंट. गवर्नमेंट एनकरेजेस काउंसलिंग. काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है, बात करना, कॉन्वर्जेशन होना बहुत ज़रूरी है. स्कूल्स अर्ज टू फोकस ऑन फाउंडेशनल एक्टिविटीज़ एंड इमोशनल वेलबींग. इमोशनल वेलबींग बिकॉज इस कोविड-19 में इतने सारे सेटबैक हुए हैं, लाइफ लॉसेस हुए हैं, ट्रॉमा हुआ है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. इमोशनल वेलबींग. स्टूडेंट्स हेडिंग आउट आफ्टर अटेंडिंग क्लासेस. वंडरफुल. अब बच्चों का इसी पैंडमिक के टाइम पे हमने ये भी देखा है कि जो वायलेशंस हुए हैं डिफरेंट टाइप के, वो ऑन राइज थे. रेस्क्यूइंग रनअवेज चिल्ड्रन फ्रॉम दिल्लीज रेलवे स्टेशन. तो कोविड-19 के कारण वर्जन हो गया है चाइल्ड माइग्रेशन क्राइसिस. तो दैट इज़ वाई जैसे बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, अगर आपको इस टाइप से बच्चे वहाँ दिख रहे हैं, एट डिस्ट्रेस है, उनके साथ कोई केयर टेकर एट्सेट्रा नहीं है, इमीडिएटली कॉल द पुलिस एंड रेस्पेक्टिव अथॉरिटी. कोऑर्डिनेट करो रेलवे पुलिस फोर्स से गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स पे. तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रैफिकिंग भी बहुत होती है जिसको स्टॉप करना ज़रूरी है. Specially abled alleges discrimination. Now this is also very sensitive topic, very very sensitive topic, और इसको समझना चाहिए. अक्सर क्या होता है, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, हमें एक्चुअली एज अ सोसाइटी क्या करना चाहिए, वी शुड प्रोवाइड अ वेरी नॉर्मल एटमॉस्फेयर, नॉर्मल ट्रीटमेंट, जैसा कि ताकि वो नॉर्मल जो सोसाइटी है उसमें इंटीग्रेट हो पाए. वी आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड लाइक मेक देम फील मेक देम फील wrong. No, that will be wrong. So the point is, अक्सर जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है, पब्लिक प्लेसेस में होता है, तो जो स्पेशली एबल्ड है, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत बहुत रॉन्ग है. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. तो कलेक्टिवली सोसाइटी का भी जो कॉन्शियस है और जो बिजनेस भी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है. एक तो डिसेबल्ड फ्रेंडली जो है, स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे ब्रेल होना चाहिए, रैंप होना चाहिए वहाँ पे. ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है. और एक नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसा सबको मिलता है, इस टाइप का एक नॉर्मलसी रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है. अब ये एजुकेशन है गेट द राइट ब्लेंड. ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्स करना. जब से कोविड-19 हुआ, स्कूल्स कॉलेजेस ऑफ हुए, तो अब ज़रूरत है अपन एक राइट ब्लेंड ऑफ दिस हाइब्रिड टाइप ऑफ एजुकेशन हम इंश्योर करें. हाइब्रिड एजुकेशन. सी, ब्लेंडेड लर्निंग यहाँ पर है, ये इसका आंसर है. बट अब प्रॉब्लम ये है, व्हाट डज इट मीन बाय ब्लेंडेड लर्निंग. सी, डिजिटल एजुकेशन है ना, वो ऑफलाइन एजुकेशन से बहुत डिफरेंट होती है. डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, इट इज़ नॉट अबाउट प्रोवाइडिंग द कंटेंट बॉम्बार्ड करना कभी भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए. बिकॉज यू नो वी आर लिविंग इन दिस एज, डिजिटल एज, जिसमें कंटेंट का हमारे पास ओवरडोज है. आप एक बार गूगल करो, आपको प्लेथोरा ऑफ कंटेंट मिलेगा, ओवरडोज ऑफ कंटेंट मिलेगा. उस कंटेंट को फिल्टर कैसे करना है, उस कंटेंट का अप्रोच कैसे करना है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स का, कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएं कि दिस थिंग और दिस इज द वे टू अप्रोच दीज ऑल थिंग्स. तो content bombard should not be the criteria. Good teaching was never about the content. In a Google word, content is not where the greatest value of education lies. Education का मतलब केवल दिस कंटेंट डिलीवरी नहीं होता है. एजुकेशन के साथ बहुत सारी जो लाइफ लेसन्स है, वैल्यूज़ है, सिस्टम्स है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है. टीचर्स को भी आज का जो टाइम है वो होता है एक्ट एज अ फैसिलिटेटर. एक एटमॉस्फेयर बनाओ, डायरेक्शन दो, गाइडेंस दो कि दिस इज़ द वे टू डू दीज ऑल थिंग्स. तो जो लेक्चर वीडियोस वगैरह भी होते हैं, क्विजेस भी होते हैं, आजकल क्या हुआ, बस हर चीज़ को डिजिटाइज करके प्रेजेंट हो रहा है, तो विच इज़ नॉट राइट. उसके साथ साथ जो मैसेजिंग है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए. प्लस ऑनलाइन कोर्सेज में, बिकॉज हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, उसके सीखने का पेस अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, उस पर्टिकुलर जो यूनिक चीज़ है उसके अकॉर्डिंग टेलर मेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना इज द नीड ऑफ द आवर. स्टैंडर्डाइज्ड हो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विद पर्सनल टच. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल टच. तो जो क्वालिटी लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, उसमें पर्सनल टच और एक गाइडेंस जिसमें मोटिवेशन, एवरीथिंग, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. केवल कंटेंट प्रोवाइड करना इज नॉट टीचिंग.
इसमें ऐसा भी होना चाहिए जिसमें इंटरेक्शन हो, इंटरैक्टिव हो। जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, दिस इज सच अ गुड एक्सरसाइज। आप अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने साथियों का आंसर भी देख रहे हो, यू आर लर्निंग सो मैनी थिंग्स। प्लस जब हम खुद से ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो उसमें रिटेंशन ज़्यादा होता है। जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर राइटिंग जो कर रहे हैं, सब ने एक ही बात बोला है कि जब वो खुद से लिख के इतना प्रिपेयर करते हैं ना, इससे एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा इससे जो रिटेंशन है, डिसिप्लिन है, मल्टीपल बेनिफिट्स आते हैं। सो दैट इज वाई आई एम्फेसाइज सो मच, राइट, लिखो, पार्टिसिपेट करो। और दिस इज द ओनली रीजन आई आस्क सो मेनी क्वेश्चन, सो दैट यू इंटरेक्ट, आंसर, टॉक। तो क्वेश्चन ऑफ एंगेजमेंट होता है, तो इस तरीके से होना चाहिए। बाकी जो डिजिटल का बेनिफिट है कि डिजिटल में कितना अच्छा इंटरैक्टिव कंटेंट हो जाता है, हम उसको लाइक री वॉच भी कर सकते हैं, वापस रिविजिट कर सकते हैं, वॉच इट मल्टीपल टाइम्स, ये चीज़ें अच्छा है। तो द पॉइंट इज, हमें ऑफलाइन का जो कैरेक्टर है उसको लूज नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो ऑनलाइन का जो बेस्ट चीज़ें हैं, जैसे अपन गूगल अर्थ का मैप देखते हैं, गूगल लेंस है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वी नीड टू कोलैबोरेट। एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की जरूरत है, एक ब्लेंड, करेक्ट ब्लेंड, जिससे लर्निंग आउटकम्स बेटर हो। सो गेट द राइट ब्लेंड। देन दिस इज लैंड पूलिंग पॉलिसी। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, ensure peace and harmony on school premises. This is very important because ये जो यंग एज होती है ना, ये यंग एज होती है जब आपका एटीट्यूड, व्यू पॉइंट, ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, बॉडी भी डेवलप हो रही है। इस टाइम पर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट जो वर्ड आउटलुक है वो एक पॉजिटिव आउटलुक आपका डेवलप हो। अ स्पेशल पर्सन डिजर्व्स अ स्पेशल गिफ्ट, दिस इज रूपे। अब ये सब क्या है, ये एनपीसीआई है। इस पे अपन 1-2 दिन में आंसर राइटिंग करेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी टाइप के जो पेमेंट्स हैं, जैसे रूपे हुआ या फिर यूपीआई हुआ, एवरीथिंग, इन सब के पीछे ये जो रूपे और दिस एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, एनपीसीआई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम पे इसमें एक बड़ा अच्छा नोट है, टेलीग्राम में भी आप सर्च कर सकते हो, पर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करो एनपीसीआई, आपको एक बड़ा अच्छा पीडीएफ नोट वहां पे मिलेगा। ओके, नाउ दिस इज फॉर समथिंग। ये बात है क्वाड का। क्वाड रिमेन्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर मेनी थिंग्स बट नॉट अ कॉमन एनिमी। तो क्वाड का जो ब्रांडिंग हो गया कि दिस इज लाइक फॉर चाइना, फॉर टू काउंटर चाइना, ये करेक्ट नहीं है। क्वाड का बहुत सारे दूसरे पर्पजेस भी है। तो नॉट अ कॉमन एनिमी, इट इज नॉट अबाउट सेंटर्ड अराउंड चाइना, इसके और भी पर्पजेस हैं। और क्वाड इज प्राइमरली अ लाइक माइंडेड कंपनी का ग्रुप। लाइक माइंडेड मतलब डेमोक्रेसी का ग्रुप। तो अभी क्वाड का मिनिस्टरियल मीटिंग हुआ मेलबोर्न में, और लीडर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के थे। पॉजिटिव एजेंडा पे हमने बात किया। जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क, फंड रेजिंग वगैरह बहुत सारे काम कर रहा है, वैक्सीनेशन पे भी काम कर रहा है। अब ये क्या है, पॉजिटिव एजेंडा। पता है, ये पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैं आपके अबाउट, जो आप जब ज्वाइन करते हो, अबाउट में जो बताते हो, मैं उसको पढ़ता हूँ। सम स्टूडेंट्स है कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू डू दीज पॉजिटिव थिंग्स इन देयर लाइफ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिकॉज दे आर फेसिंग दीज डिफिकल्टीज, दीज नेगेटिविटीज, सो दे वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। बेटर क्या हुआ, पॉजिटिव। ये जो आंसर है ना, इसमें पॉजिटिव एजेंडा है। तो ट्राई टू बी ड्रिवन बाय दिस पॉजिटिव एजेंडा कि you want to join civil services because you want to do these many positive things in your life. It's not because you want to run from these negative things of your life. Look for positive agenda. इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी हुआ, सप्लाई चेन फोरम हुआ। तो नेगेटिव ये नहीं है कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए करना है, पॉजिटिव ये है कि हमें इधर देखना है। क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन फोरम, क्लाइमेट चेंज, क्वाड का विजन है। सेफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस टेक्नोलॉजी देना है, 5G सिस्टम देना है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन देना है। सो क्वाड इज मच मोर। क्वाड जो है वो डिलीवरिंग प्रैक्टिकल सपोर्ट टू द रीजन के बारे में। क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको कम करना है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है, रीजनल कंट्रीज को सपोर्ट देना है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हमें ज़रूरत है, और जो फ्री हो फ्रॉम दिस कोएर्शन। इंडो पैसिफिक रीजन और जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर साहब ने भी कहा कि इंडिया सपोर्ट्स अ रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। म्यांमार, इट डज नॉट सपोर्ट वेस्टर्न नेशनल सैंक्शंस, जैसे कि अगर रशिया पे लगेगी, यूक्रेन क्राइसिस। तो इंडिया ने भी बड़ा प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली अपने जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर रखे।
यूक्रेन क्राइसिस अभी देखते हैं आजकल में क्या होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टोन है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा रशिया, बिकॉज अगर यूक्रेन क्राइसिस होगा तो इंडिया को साइड्स चूज करने पड़ेंगे, डिफिकल्ट स्पॉट पे आ जाएंगे। चाइना ट्रूप्स अमास कर रहा है बॉर्डर पे, दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करना है और जो कोर वैल्यूज़ है हमारी लाइक वासुदेव कुटुंबकम, पीसफुल वर्ड हो, रूल ऑफ लॉ हो, इसको भी आगे प्रमोट करना है। फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समबडी, नोट डाउन दिस लाइन, दिस इज फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समबडी। तो वी आर स्टैंडिंग फॉर समथिंग, ये नहीं कि नॉट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के साथ खड़े हो रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो दिस इज अबाउट फॉर समथिंग। अब जो नेक्स्ट है वो फॉल्टरिंग रिकवरी है। यह रेगुलर टॉक है कि रिकवरी जितना एक्सपेक्टेड थी इकोनॉमी की हो नहीं पाई, वी शेप्ड रिकवरी था, बट ओमिक्रॉन का बैरियर आ गया तो डब्ल्यू जैसा कुछ लग रहा है कि वापस फॉल हो गया। अब देन वी आर अगेन ट्राइंग टू रिकवर। तो ओवरऑल जो शार्प बाउंड है रिकवरी ऑफ इकोनॉमी है वो कंट्री का रिजाइलेंस बताता है। कल आईआईपी का डेटा भी देखा था, स्लोड तो हुआ है, 0.4% का ही ग्रोथ हुआ, बट दिस इज सम रिलीफ। ओमिक्रॉन के कारण हम वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नहीं हुआ। जीएसटी कलेक्शन भी रेगुलरली बेटर आ रहा है। इन्फ्लेशन अभी भी वरिंग टेंडेंसी ट्रेजेक्टरी पे है। आरबीआई जो है वो बोल रहा है यूटिलाइजेशन लाइक सेकेंड क्वार्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 68% तक हो गया है। लेट अस सी, इकोनॉमी में ये सब डायरेक्टिव्स हैं, लेट अस सी अभी किस डायरेक्शन में ये जाता है। वन मोर थिंग, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे कुछ ये नोट्स हैं, मैं इसको अभी शेयर करना चालू कर देता हूँ। जैसे ये एक नोट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज्ड, सीजनल, ओपन, इंडस्ट्रियल, फ्रिक्शनल, साइक्लिक, ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं बहुत सारे, वो मैं अभी टेलीग्राम पे अभी स्टार्ट कर दूंगा इसको शेयर करना। ओके, सो दिस इज दैट। तो इकोनॉमी रिकवर हो रही है बट अभी भी डार्क क्लाउड्स है, अनसर्टेनिटी इज देयर। अब ये वर्ड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होता है, हम जीएस 3 में पढ़ते हैं डिजास्टर्स। डिजास्टर्स में इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी आता है, वर्क रिलेटेड जो जॉब रिलेटेड डिजास्टर है वो भी आता है। तो दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। जैसे कोई वर्कर्स होते हैं वो कोल जो माइंस है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कोल माइंस में वर्क करने पर हेल्थ में बड़ा डिटीरियोरेशन होता है, जो डस्ट और जो कोल के पार्टिकल्स है, लंग्स डैमेज होते हैं। जो स्टोन जो क्रशिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ अदर अलग टाइप की डिफ़िकल्टीज आती है। तो कई बार ऑक्यूपेशनल जो चीज़ें हैं ये एक हेल्थ पे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल पे सीवियर डैमेज करती है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है और हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। तो द पॉइंट इज लेबर इंस्पेक्शन, लेबर स्टैटिस्टिकल सिस्टम बोलता है एक प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो टाइम टू टाइम, इंस्पेक्शन हो टाइम टू टाइम, ताकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ रिलेटेड का कोई हैजार्डस चीज़ है उसको हम आयरन आउट कर पाए। कंस्ट्रक्शन जैसे हैजार्डस इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन में भी आप देखो कई बार साइट्स में एक्सीडेंट हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी आप देखो जैसे सीमेंट वगैरह इन सब का इनहेल होता है तो वो लंग्स एंड दिस रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन या हैजार्डस, फायर क्रैकर का इंडस्ट्री है वहाँ पे कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये सब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है। एक रिपोर्ट आया, क्रश्ड रिपोर्ट 2021, सेफ इन इंडिया रिपोर्ट है, उसने इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश किया कि इंडिया में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का क्या स्टेटस है और क्या रिक्वायर्ड है टू एड्रेस दीज थिंग्स, एग्जिस्टेंशियल ह्यूमन एंड लेबर राइट। अब इसमें बड़े शॉर्टकमिंग्स बताए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं किया, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवेज, डॉक्स एंड पोर्ट्स, जिसको करना ज़रूरी था। दिस प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर इसमें इंक्लूड होना चाहिए, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरली इसमें डेटा ड्रिवन है, स्टेट का डिफरेंट कंपैरिजन दिया है, वो डेटा इतने हमारे रेलेवेंट नहीं है, बट ये जो आइडिया है कि जो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, यहाँ एक प्रॉपर रूल बुक होना क्यों ज़रूरी है। अंडर रिपोर्टिंग होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो कभी न्यूज़ में ही नहीं आते, दिस इज़ वन थिंग। तो इन सब चीज़ों में एक रेगुलेटरी रिजीम होना चाहिए, इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम हो, कॉन्विक्शंस हो, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ओके, एफिशिएंट पैनल होना चाहिए, जो कंप्लेंट्स है उसको क्विकली हम रिजॉल्व करें। फर्स्ट, माइंडलेस लिबरलाइजेशन ऑफ इंस्पेक्शन सिस्टम हैज़ अफेक्टेड लास्ट 20 years, विल नॉट प्रमोट लेबर मार्केट गवर्नेंस।
तो अब एक चीज़ और आती है, जैसे इंस्पेक्शन की ही बात है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन होने लग जाएगा सेफ्टी ऑक्यूपेशनल रिलेटेड चीज़ों का। बट अब ये भी ज़रूरी है कि ये एक्ट नहीं करे एज अ हिंड्रेंस कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसकी वर्किंग है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गई। सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है एनुअल रिटर्न को, सेल्फ सर्टिफिकेशन को, तो दिस शुड बी प्रेजेंट, दिस शुड बी देयर। अब इसके लिए जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन है, स्टैटिस्टिक्स कन्वेंशन भी है 1985 की। द होल आइडिया इज़ कि जो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स है, इसको चेक करना ज़रूरी है, इग्नोर नहीं होना चाहिए। द एरा ऑफ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, इंडिया क्या है, क्वाजी फेडरल आप बोल सकते हो। हमारे यहाँ फेडरल फीचर्स भी है और हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स भी है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। इंडिया का सेमीकंडक्टर ड्रीम, इस आर्टिकल में भी प्राइमरली यही बात किया है कि जैसे सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकिंग है, इसमें हमें सेल्फ रिलायंस ज़रूरी है। जैसे ड्रोन्स में भी हमने देखा, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, असेंबली ज़्यादा करते हैं। हम इक्विपमेंट्स बाहर से बुलाते हैं रेडीमेड, उनको इंडिया में लाके बस हम असेंबल कर देते हैं। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे यहाँ प्राइमरली क्या हो रहा है कि सारे कंपोनेंट्स आएंगे और उन कंपोनेंट्स को जोड़ के मोबाइल बना दिया जाएगा। जो कंपोनेंट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रहा, जो ज़रूरी है। सेमीकंडक्टर जो है वो फ्यूचर है। अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा हम ताइवान, चाइना, कोरिया इस पे डिपेंडेंट है। इधर अगर ट्रबल आती है तो पूरे वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज हुआ। सो पूरा वर्ल्ड अभी सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग में सेल्फ रिलायंस लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे यूएसए में भी एरिजोना वगैरह में इंटेल ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है फाउंड्रीज बनाने का, चिप मैन्युफैक्चरिंग करने का। इंडिया का भी जो पर्पस है वो यही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर चिप्स, इन सब चीज़ों में सेल्फ रिलायंस लें, मैन्युफैक्चरिंग करें, और इसीलिए हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी लेके आ रहे हैं। अब कुछ जो इसमें भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लिडार का टेक्नोलॉजी हुआ है ना, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये चीज़ें हम जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमें उन एरिया में एकदम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करें, उन एरिया में प्रायोरिटी से फोकस करें जहाँ पे कम एंट्री बैरियर कम है, कम इन्वेस्टमेंट में क्विक रिजल्ट्स आ सकते हैं। स्ट्रैटेजाइज करें सेमीकंडक्टर ड्रीम को, क्योंकि ड्रीम इज़ नॉट दी ओनली थिंग। ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग और उसका बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन ज़रूरी होता है। कोविड-19 वैक्सीनेशन, देन LIC का IPO, दिस लिस्टिंग 5% स्टेक इन इंश्योरर, गुड दीपम डिसइन्वेस्टमेंट, देन दिस इज सेंटर एक्सटेंड्स पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम। ये भी एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पुलिस रिफॉर्म्स भी पढ़े, टेलीग्राम में सर्च पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम इज़ रिक्वायर्ड। पुलिस का ना एक ऐसा इमेज बन गया है कि लाइक पुलिस हैज़ टू बी लाइक एक्ट इन अ पर्टिकुलर टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट भी ब्रिटिशर्स वाला है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम का कॉलोनियल एरा का माइंडसेट है, विच इज़ रॉन्ग। पुलिस बेसिकली किस लिए है? पुलिस होती है सिटीजन्स के लिए। तो पुलिस हैज़ टू बी अ फ्रेंड ऑफ सिटीजन, सिटीजन का फ्रेंड हो। तो ये इमेज मेक ओवर का भी अभी टाइम टू टाइम बातें चलता है कि जो ह्यूमन एंगल है पुलिस का, उसको आगे प्रेजेंट किया जाए। प्लस पुलिस में भी प्रॉब्लम क्या होता है, पुलिस का जॉब इज़ नॉट एट ऑल गुड जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट, गुड इन द सेंस इट्स नॉट दैट ईजी जॉब, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। इसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो पुलिस का जो जॉब है, बिकॉज चैलेंजेस कैसे आते हैं, एक तो 24/7 आपको ऑन ड्यूटी रहना है, इसमें छुट्टी वगैरह नहीं है। पुलिस का ड्यूटी पुलिस वाला तो कर ही रहा है, पर उसकी जो फैमिली है वो फैमिली भी पूरा पुलिसिंग से इम्पैक्ट होती है। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या होना चाहिए, हम जो पूरा पुलिस है ना, इधर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो ये मैं बातें बता रहा हूँ कि इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब एट्सेट्रा, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहा है, रिबेरियो कमीशन वगैरह ने कहा है कि पुलिसिंग जो है इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। सो मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे ज़रूरी है स्कीम में। अब जैसे फैमिली भी होती है, फैमिली को भी लाइक इनके जो फैसिलिटीज़ है, क्वार्टर्स मिले हुए हैं, स्कूल्स मिले हैं, पुलिस वालों का जो लाइक उनके बच्चे एंड ऑल, इस पूरी चीज़ों को भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे किस तरीके से हायरार्की चलेगा, बिकॉज यू नो जब कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में पोस्टिंग आती है, से सिक्योरिटी रिलेटेड है या नॉर्थ ईस्ट, माओइस्ट, जम्मू एंड कश्मीर एट्सेट्रा, तो ये भी एक मेंटल टोल लेता है। तो मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, इनका हेल्थ, फैमिली एट्सेट्रा जो वेलफेयर होता है वो ज़रूरी होता है।
पुलिस पर्सनल को भी वी शुड नॉट फॉरगेट कि खाकी के पीछे भी देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। और अभी जैसे जो टाइम आ गया है वो आ गया है लाइक टेक्नोलॉजी का, तो इस डिफ़िकल्ट पोस्टिंग पे वाई कांट वी यूज़ मोर टेक्नोलॉजीज, इंक्लूड टेक्नोलॉजी करो, जैसे कि आप ड्रोन्स का यूज़ करो, गैजेट्स इनको प्रॉपर दो, फॉरेंसिक्स पे ज़्यादा हम बिलीव करें। ये चीज़ें होगी तो पुलिसिंग ज़्यादा मॉडर्नाइज होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो पर्सनल का भी ध्यान रखना है और जो तरीका है पुलिस के काम करने का उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर मेन एग्जामिनेशन। देन दिस इज़ बर्ड मॉनिटरिंग टीम रिकॉर्ड्स 203 स्पीशीज़। तो ये विंटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम चल रहा है कर्नाटका का। ये कौन सी लेक है? दिस इज़ हादी नारू लेक, मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ बार हेडेड गीज हैं ग्रेट नंबर में, तो दिस इज़ गुड बर्ड रिफॉर्म। As case surges Hong Kong to build Wuhan-style hospital COVID-19, Sri Lanka MP moots orderly recognition of foreign debt Sri Lanka. North Korea missile test कर रहा है फिर से, provocation. Ukraine vows to keep its airspace functioning because 2014 समथिंग में 2014 में एक जो सिविल पैसेंजर प्लेन था वो हिट हो गया था बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट जोन से वो फ्लाई कर रहा था। सो जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो सिविल प्लेन्स होते हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है, एयर स्पेस को फ्रीज कर दिया जाता है। तो दिस इज देयर। यूनाइटेड अनटाई न्यूज अराउंड दिस कीव जर्मनी टेल्स रशिया। केवल 2 ही कंट्री है जिनको लगता है इन्वेजन नहीं होगा रशिया का, और वो 2 कंट्री है यूक्रेन और रशिया। बाकी तो वेस्टर्न मीडिया, यूरोप तो थोड़ा प्रैक्टिकल है, बट यूएसए बहुत ज़्यादा अलार्म्ड यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रहा है कि रशिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन। देन दिस इज नेपाल गवर्नमेंट फेसेस चैलेंज। This is again not right. Then interest rates bond yields market. This is sports and text and context. Sovereign sale Saudi की Aramco, this kingdom public investment fund ला रही है oil. Scripting record, then pulling out funds, modernizing forces. This is important, modernizing forces and debt resolution. अब ये क्या है? ये ड्रोन्स है। अभी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में हमने बहुत अच्छा शो देखा था ड्रोन्स का। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स में बैन लगाया है। वाई? विल दिस स्टॉप हेल्प प्रमोट मोर इंडिजिनस मॉडल्स ऑफ ड्रोन्स? ड्रोन्स में भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ अ प्रॉब्लम, थ्रेट इज़ अ प्रॉब्लम। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत सारे ड्रोन्स का दिस अटैक, और हर बार बीएसएफ का स्टेटमेंट आता है इतने ड्रोन्स हमने शूट किए। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि इसके जो इंपोर्ट हो रहा है, डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो प्राइमरली दिस चाइना की तरफ से आ रहा है। तो उधर भी एक ट्रेड भी स्क्यू होता है, और हम अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई जो इंपोर्ट है रेडीमेड ड्रोन्स का वो बंद हो गया है, इंपोर्ट को स्टॉप कर दिया गया है। ऑर्डर क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने इमीडिएट इफेक्ट से ये सारे ड्रोन्स कंप्लीटली बिल्ड, सेमी नॉक्ड डाउन, कंप्लीटली नॉक डाउन ड्रोन्स का रेडीमेड का इंपोर्ट बंद हो गया है। सिक्योरिटी रीजंस भी बताए हैं। हम खुद का R&D भी प्रमोट करेंगे, ट्रेड डिस्टॉर्शन को करेक्ट करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो कॉम्पोनेंट्स है जैसे डायोड, चिप्स, मोटर्स, आयन, बैटरी, इन सब चीज़ों में हम इनको एनकरेज करना चाहते हैं। अब कुछ कंपोनेंट्स अभी फ्री है, जैसे DGFT अलाउइंग लोकल मैन्युफैक्चरर टू इंपोर्ट दिस import of drone component is free. No permission is needed from DGFT allowing local manufacturers to import parts. तो हम एक्चुअली खुद के ड्रोन्स बनाना चाहते हैं, दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न। तो गवर्नमेंट ने इससे पहले भी लिबरलाइज ड्रोन रूल्स 2021 लाई थी गवर्नमेंट। R&D को हम एनकरेज कर रहे हैं। हम सीधा रेडीमेड ड्रोन नहीं बुलाना चाहते चाइना से, दैट्स द पॉइंट। अब इससे क्या होगा? ड्रोन्स महंगे होंगे। अभी तो जस्ट लाइक दैट अमेजोन से आप खरीद लेते थे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वेडिंग इवेंट्स में काफ़ी यूज़ होता था। ये रेडीमेड इंपोर्ट चीपर भी पड़ रहा था, खुद से बनाना महंगा पड़ेगा, बट वी नीड टू डेवलप अवर कैपेसिटी, दैट इज़ वाई हमने ड्रोन्स यहाँ पे स्टॉप किए हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल, वंडरफुल। ये है एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी। मेटा क्या है? एक वर्चुअल ऐसा बनाने का बात है, मेटावर्स। फेसबुक कंपनी अब मेटा बन गई है। मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब है। तो जो मेटा है, मेटा इज़ बेटिंग ऑन वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, लाइक दैट, मेटावर्स। अब क्या होता है, जैसे हमने पहले भी फेसबुक पे कंप्लेन देखा था, ये लोग डिजिटल प्रोफाइलिंग करते हैं।
यूज़र जो डेटा है उसको लाइक पूरा कलेक्ट करेंगे। फेसबुक का जो एप्लीकेशन है वो वैसे भी बहुत डेटा हंग्री है। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन, यूज़र इन्फॉर्मेशन बहुत सारा रिक्वायर्ड होता है फेसबुक ऐप को। तो द पॉइंट इज, इससे क्या होता है, अगर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सबका पब्लिश हो रहा है एंड ऑल, तो इसको बोलते हैं डॉक्सिंग। तो स्ट्रिक्ट एंटी डॉक्सिंग पॉलिसीज ज़रूरी है मेटा में। डॉक्सिंग क्या होता है? पब्लिशिंग एंड एनालाइजिंग अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट विद द मैलिशियस इंटेंट दैट कैन रिवील द पर्सन्स रियल आइडेंटिटी, मेकिंग देम विक्टिम्स ऑफ हैरेसमेंट एंड साइबर अटैक्स। तो इस चीज़ को मेटावर्स इससे क्लीन रहे, इसके लिए एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी ला रहा है फेसबुक का मेटा। अब जो साइबर सिक्योरिटी है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर रिलेटेड क्राइम्स। तो आज वैसे 2 क्वेश्चन थे। पहले जो एडिटोरियल हमने देखा वो इंडो पैसिफिक वाला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडो पैसिफिक एरिया। ये एरिया है क्या? इंडो पैसिफिक क्या है? इसका ज्योग्राफी, कंट्रीज कौन सी है, फीचर्स क्या है, ट्राई टू डिस्कस। ज्योग्राफिक एंड पॉलिटिकल फीचर्स, ये सीधा सीधा रेलेवेंट है प्रीलिम एग्जामिनेशन में। मैपिंग में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से कुछ फीचर पिक करके पूछ लेंगे। ज्योग्राफिक एंड पॉलिटिकल फीचर, इंडो पैसिफिक। और बाकी मेन एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज क्वाड एंड ऑल। तो पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल है साइबर सिक्योरिटी का। क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम्स के? मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। ये GS3 2020 का था, मेंस का था, बट ये प्रीलिम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है साइबर क्राइम्स। इसका एक बड़ा अच्छा वेबसाइट का कंटेंट है, मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, उससे आप क्लूज लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स एंड ऑल। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इंटरव्यूज का। द IAS इंटरव्यूज अ जर्नी इनवर्ड। यहाँ जो प्राइमरली बात किया है वो ये पूछा है कि जब अपन इंटरव्यू देने चाहते हैं तो क्या क्वालिटी सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती है? जो पर्सनैलिटी होता है ना, पर्सनैलिटी इज समथिंग जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी डेवलप होती है। पर्सनैलिटी में ना ऐसा नहीं होता कि आपको बस सब्जेक्ट आता है, आपको नॉलेज है पूरा। पर्सनैलिटी में ये भी होता है कि जो नॉलेज है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, आपका अप्रोच क्या है, आपका आउटवर्ड आउटलुक क्या है लाइफ का और सर्विसेज के प्रति। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में आती है। अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर जाते हैं, दे डोंट डू वेल इन पर्सनैलिटी टेस्ट। व्हाई? बिकॉज दे थिंक कि जस्ट वहाँ पे जो सवाल पूछा है उसका आंसर दे देंगे, बस इट इज़ ऑल राइट। नो, ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना, ये सवाल जवाब नहीं होता है, ये कंटेंट पे नहीं होता है। आपको कितना आता है ये तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी चेक हो गया है, आपको कितना आता है ये मेंस में ऑलरेडी चेक हो गया है, जो नॉलेज पार्ट है ना वो ये चेक हो गया है। पर्सनैलिटी टेस्ट में ये देखा जाता है कि ओवरऑल आप किस टाइप के पर्सन हो। इसमें 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है कि क्या आप कोचेबल हो या नहीं हो। कोचेबल क्या होता है? जैसे सम स्टूडेंट्स, ग्लास इज ऑलरेडी फुल। अब ग्लास इज ऑलरेडी फुल, अब आप क्या बताओगे उन्हें? उनको पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि क्या वो कोचेबल है। कोचेबल मतलब वो सीखने का, दिस इजी लर्नर है या नहीं है सीखने का। तो दिस इज कोचेबिलिटी। इंटरव्यू में आप देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं भी 10-15 सवालों में से मुश्किल से 6 या 7 सवाल का जवाब दे पाया था। 50% जो क्वेश्चंस थे उसमें तो नो सर नो मैम था, बट स्टिल आई गॉट 184। वॉट आई रियलाइज लेटर इज कि आई शोड द इंटेंट कि ऑल राइट, आई डोंट नो दीज क्वेश्चंस बट आई एम रेडी टू लर्न। तो ये जो चीज़ होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कोचेबल हो या नहीं हो। बिकॉज जैसे अभी ट्रेनिंग होगा आपका, लबसना में जाओगे आप, सब चीज़ सिखा दिया जाएगा। लैंग्वेज नहीं आती है, सीख जाओगे। दूसरा कोई कंटेंट नहीं आता है, सीख जाओगे। बट द पॉइंट इज, आर यू कोचेबल और नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो एक और सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, वो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि वहाँ पे डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं। सी, ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो सब 60 ईयर्स के हैं, उन्होंने बहुत लाइफ देखा है, बहुत अचीवमेंट है, तो यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल, अदरवाइज वो आपके फेवर में नहीं जाता है। बी पोलाइट, बी रेस्पेक्टफुल, बी हम्बल एंड इट विल गो इन योर फेवर। डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल। ओके, ये बेसिक चीज़ है। बाकी नॉलेज का इतना नहीं मैटर करता है यहाँ पे, बिकॉज नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस में ऑलरेडी चेक हो गया है। यहाँ चेक होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, जो नज़रिया है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, वाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव ड्रिवन होता है।
ज़्यादा आप फोकस करो पॉजिटिव में कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है, ये क्वालिफाई होगा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इतना मेरे पास पावर आएगा और उस पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. दिस शुड बी द अप्रोच. ये अप्रिशिएट किया जाता है. ओके, सो अभी इंटरव्यू, अभी रिजल्ट्स भी आएंगे, इसके बारे में अपन और बात करेंगे. ये चीज़ होना चाहिए. और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बी योर सेल्फ. ऑथेंटिक रहो. डू नॉट ट्राई टू फूल द बोर्ड मेंबर्स. दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. आपके जैसे कितने स्टूडेंट्स उन्होंने देखे, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू. सो द पॉइंट इज जस्ट बी योर सेल्फ. स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. एवरीबडी लाइक जेन्युइन पर्सन, एवरीबडी लाइक सिंसियर पर्सन. ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है. ऑप्टिमिस्टिक रहो. यू विल डू वेरी वेल इन सच टाइप ऑफ इंटरव्यू. नॉट ओनली IAS, कॉर्पोरेट एंड अदर जो है, जो एयरफोर्स वगैरह का है, वहां पे भी आप अच्छा करोगे. ओके, देन बी द लाइफ ऑफ पार्टी. अब ये इंग्लिश है. एक होते हैं पार्टी एनिमल. पार्टी एनिमल क्या होते हैं? पार्टी एनिमल वो होते हैं, पार्टी एनिमल लाइक आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट टाइप है, हु एंजॉय पार्टी, दिस पब्लिक, दे आर पार्टी एनिमल. देन कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वॉल फ्लावर्स जैसे इंट्रोवर्ट्स टाइप होते हैं. देन ये जो होते हैं, दे आर लाइक रिजर्व एंड शाई. दे डू नॉट यूजुअली फील कंफर्टेबल इन सोशल इवेंट्स लाइक दैट. देन इसके बाद दिस इज श्रिंकिंग वॉयलेट, वॉल फ्लावर. तो बेसिकली दो ही वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो दिस इज अबाउट बी द लाइफ ऑफ द पार्टी. और फिर ये एक क्विज है, यूट्यूब लॉन्च हुआ था 17 years ago ऑन दिस डे. ऑलराइट, सो आज के ये दो सवाल हैं, दिस इंडो पैसिफिक एंड साइबर क्राइम. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.